हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक्लिप्स और टाइड्स को। आज हम पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स जो होते हैं, फिर टाइड्स क्यों होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और हमने रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन होता है उससे, रोटेशन से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं रिवॉल्यूशन से क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसी में हम सब कुछ आज देखेंगे। ठीक है, तो कल सिर्फ मतलब इसके पहले लेक्चर में सिर्फ रिवॉल्यूशन का मैंने इंट्रो दिया था कि रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं। रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रोटेशन क्या होता है कि अर्थ अब एक जगह फिक्स होकर, कोई भी चीज़ एक जगह फिक्स होकर घूम रहा है, मतलब ऐसे एक जगह खड़े हो जाओ आप और घूमते रहो ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे कि एक पेड़ ले लो, एक पेड़ है, आप वहाँ से स्टार्ट करो, पेड़ के चारों तरफ घूमो, इसको कहेंगे रिवॉल्यूशन। इसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब मूवमेंट मतलब आप चल रहे हो उसमें। ठीक है, रिवॉल्यूशन किसको कहेंगे, जब अर्थ जो होगा सन के ऐसे चारों तरफ ऐसे से घूमेगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो जब हम नया साल मनाते हैं, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो 365 दिन में। वैसे तो 365 दिन में, लेकिन अगर एक्यूरेट की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट लगते हैं। 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स लगते हैं। और जो हम लीप ईयर मनाते हैं तो यही 6 आवर्स 9 मिनट्स, यही 4 साल में 24 आवर्स बन जाते हैं। 4 साल में, 4 ईयर्स में ये 24 घंटे बन जाते हैं। फिर वही 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको कि हम लीप ईयर कहते हैं। तो वहीं से लीप ईयर आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तो ये जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, तो जिस पाथ पे रिवॉल्यूशन कर रहा है, इस पाथ पे ऐसे कर रहा है रिवॉल्व, तो इसको क्या बोलते हैं, इस पाथ को बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। रिवॉल्यूशन की वजह से होता क्या क्या है, रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो सीजन्स होते हैं, जो समर सीज़न, विंटर सीज़न, इतने सारे जो आपके सीजन्स आते हैं, ऑटम सीज़न, वो सब आते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। सीजन्स किसकी वजह से होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से। लेकिन अगर ऐसा कहें कि सिर्फ रिवॉल्यूशन की वजह से ही सीज़न आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सीजन जो होते हैं वो आते तो रिवॉल्यूशन की वजह से हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन एक फैक्टर है सीज़न आने का, लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर है सीज़न आने का। दूसरा फैक्टर क्या है सीज़न होने का, अर्थ का टिल्ट। अर्थ जो हमारा टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है ना हमारा अर्थ। कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री जो हमारा अर्थ टिल्ट है, उसकी वजह से भी सीजन होते हैं। एक तो रिवॉल्यूशन, दूसरा अर्थ के टिल्ट होने की वजह से। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा कि सीजन किसकी वजह से आ रही है, एक तो रिवॉल्यूशन की वजह से, दूसरा क्या फैक्टर है सीजन आने का, अर्थ का टिल्ट। अर्थ का टिल्ट कितना है, 23.5 डिग्री। तो ये दोनों फैक्टर की वजह से सीज़न आते हैं, सिर्फ अकेला रिवॉल्यूशन से नहीं। रिवॉल्यूशन प्लस अर्थ का टिल्ट। तो अब हम देखेंगे नीचे कि रिवॉल्यूशन और अर्थ का टिल्ट कैसे सीज़न को लाता है। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें होती है जिसकी वजह से सीज़न आती है। ओके, तो ये देखो, ये है, ये ऐसे करके अर्थ हमारे ऐसे घूम भी रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, ये सन है, और ऐसे थोड़ा सा आपको टिल्ट, थोड़ा सा मतलब वही 23.5 डिग्री है, टिल्ट भी, टेढ़ा भी है। पहले हम जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड्स थे उसको हम पहले बना लेते हैं, तभी समझ आएगा। ठीक है, ये रहा इक्वेटर, ऐसे करके इक्वेटर। ऊपर में क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखेंगे नहीं, समझ जाओ। नीचे में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है क्या, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया इक्वेटर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। ठीक है, थोड़ा सा खराब बन रहा है, चलो ये हो गया। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें कि सन की रेस डायरेक्ट किस पे पड़ रही है, डायरेक्ट रेस अभी किस पे पड़ रही है, सन की रेस डायरेक्ट, थोड़ा सा ये सही है। तो सन की रेस डायरेक्ट किस पे पड़ रही है, अगर ये टिल्ट पहले देखते हैं, सन की रेस डायरेक्ट किस पे पड़ रही है, इस पे। ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन की रेस डायरेक्ट पड़ती है उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेस किससे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अभी क्या है, कौन सा सीजन चलेगा,
समर सीजन चलेगा, इसलिए इसको समर सॉलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब जब यही ऐसे इस तरफ हो जाएगा तो अभी सन की रेज इसमें किससे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इस वक्त कहाँ गर्मी कहाँ रहेगी, नीचे वाले एरिया में, और ऊपर यहाँ पे हमारा इंडिया है इधर, तो हमारे इंडिया इधर ट्रॉपिक ऑफ इंडिया यानी है, थोड़ा सा मेरा लाइनिंग ऊपर चला गया, ऊपर ज़्यादा ऊपर भाग गई है, तो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे हमारे यहाँ ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है, क्योंकि उस वक्त जो सन की डायरेक्ट रेज जो होती है वो कहाँ पर रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और इसी की वजह से ऊपर सन की रेस डायरेक्ट नहीं आ रही है, इसी की वजह से दिसंबर के टाइम पे इंडिया में ठंडी होती है। ठीक, और जून के टाइम पे क्या हो रही होती है कि जो सन की डायरेक्ट रेज आ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कि इंडिया से ही गुजरती है, इसीलिए उस टाइम पे इंडिया में गर्मी होती है। इंडिया में क्या मतलब मैक्सिमम जो इधर देश हैं, जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सब में गर्मी रहेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि समर और विंटर कब कब हो रही है। समर सॉलिस्टिक, अब इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ऐसे भी तो आप कहोगे कि यहाँ पे ठीक है भाई, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, गर्मी का टाइम है, तो इसको समर सॉलिस्टिक कह दिया। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, तो नीचे गर्मी का टाइम है, तो इसको नीचे के हिसाब से समर सॉलिस्टिक क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ का कौन से हेमिस्फीयर में है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जो लैटिट्यूड है उस एरिया में है, तो इसीलिए मैक्स, और इस एरिया में कम देश है, तो इसलिए मेजॉरिटी को लेकर ही माना गया कि मेजॉरिटी को ही मानेंगे हम, तो इसीलिए उसको समर सॉलिस्टिक कह दिया गया और इसको विंटर सॉलिस्टिक कह दिया गया। क्योंकि विंटर सॉलिस्टिक इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम पे ऊपर में ठंडी है। ओके, इसीलिए मैक्सिमम देश जहाँ है उस हिसाब से इसको किया गया। ये नहीं कि समर में गर्मी, समर यहाँ पे साउथ में गर्मी पड़ रही है, साउथ में मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही है, तो इसको साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के हिसाब से इसको समर सॉलिस्टिक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैक्सिमम देश नॉर्दर्न में है। ये समझ में आ गया। इक्विनॉक्स किसको, इक्विनॉक्स का मतलब होता है बराबर बराबर, बराबर दिन बराबर रात, एकदम बराबर हर जगह लाइट पड़ रही है। तो इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो सन की रेज डायरेक्ट होती है वो यहाँ इक्वेटर पे होती है। इक्वेटर पे आपको ये वाला भाग इसलिए काला दिख रहा है क्योंकि ये इधर है। सन की रेज अगर ये 3D में होता तो जो अर्थ का इस तरह वाला पार्ट है उस पर सन का डायरेक्ट रेज पड़ रहा है ना, ठीक है, तो इसको उस तरीके से समझो। ये सन का रेज डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा होता है, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। इसी की वजह से आपको ये सब पता चल रहा है कि कभी ठंडी आती है। अगर मानो कि टिल्ट नहीं होता, अगर मानो कि टिल्ट नहीं होता, बिल्कुल अर्थ हमारा ऐसा होता, टिल्ट बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहा होता, तो हर टाइम यहाँ भी सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ती, यहाँ भी सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ती, यहाँ भी इक्वेटर पे, यहाँ भी इक्वेटर पे ही। और हमारा इंडिया यहाँ है, इंडिया में हर टाइम एक ही टाइप का, हर पूरे साल एक ही सीज़न होता, ठीक है। ये टिल्ट होने की वजह से ही गर्मी आती है, फिर ठंडी आती है, फिर ऑटम आता है, फिर ये आता है, फिर सब कुछ इसी की वजह से, स्प्रिंग ऑटम सब कुछ इसी की वजह से आ रही है, समझिए, टिल्ट होने की वजह से। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो हर टाइम, हर पूरे साल जो है, जो सन का रेज, डायरेक्ट रेज है, वो इक्वेटर पे ही पड़ता। ओके, तो जब ये डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कहाँ पे, कैंसर पे, इसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिक। और ये कौन से दिन होता है, ये जून में होता है, जून 20 से 21। लेकिन अगर एकदम एक्यूरेट अगर पूछे कौन से होता है, तो 21 जून को होता है, ये 21 जून को होता है। और अगर इधर की वही बात की जाए, इधर विंटर सॉलिस्टिक में जब ये सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, तो इस दिन कौन से दिन पे होता है, ये 22 दिसंबर पे होता है। अब ये बताओ कि डायरेक्ट सन रेज जहाँ पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, समर सॉलिस्टिक्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इस दिन डे और नाइट में कौन लंबा होगा, दिन ज़्यादा लंबा होगा कि रात ज़्यादा लंबा होगा?
ऑब्वियस सी बात है, दिन ज़्यादा यहाँ पे लंबा होगा, आपको रात छोटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रही है, जल्दी यहाँ पे सूरज यहाँ पे बहुत देर बाद यहाँ पे ढलेगा, है कि नहीं, बहुत देर तक यहाँ पे सन की रेस अर्थ के ऊपर रहेंगी, मतलब इस एरिया में बहुत देर तक रहेंगी। तो यहाँ पे दिन लंबे टाइम तक होगा और रात छोटी होगी। और यही बात की जाए अगर यहाँ, तो इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होगी वो छोटी हो जाएंगी, रातें लंबी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए होगा जब ठंडी के टाइम पे रातें लंबी होती है, दिन छोटी होती है, गर्मी के टाइम पे दिन आपको लंबा देखने को मिलेगा, रातें छोटी, सब देखिए होगा, ये कॉमन सब चीज़ें तो पता ही होगा, ये सब समझ में आ गया। और जब ऑटम इक्विनॉक्स और इसको वर्नल इक्विनॉक्स या फिर इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, तो इस टाइम पे क्या हो रही है कि इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट सनरेज आ रही है, इक्वेटर के ऊपर। तो इस टाइम पे दिन और रात, डे एंड नाइट इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, इसमें भी दिन और रात बराबर होंगी। ठीक है, और ये कब होता है? सितंबर में। एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 23 सितंबर में का जो दिन है वो दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, और मार्च में 21 मार्च को दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है। इसी को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर, 21 मार्च, ये क्या बताया, ये 22 दिसंबर, और ये बताया 21 जून, 21 जून। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप मतलब समझ में आ गया पूरा। ऐसे बनाओ, एक हाथ में क्या कर लो, अभी मैं सामने तो नहीं हूँ लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ में बना भी रही हूँ, ऐसे क्या करो, एक हाथ में एक बॉल ले लो, ठीक है, छोटा सा, ऐसे हाथ में उसको पहले तो परपेंडिकुलर रखो, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको टिल्ट करो, थोड़ा सा टिल्ट मतलब वही जितना अर्थ हमारा टिल्ट है 23.5, उसको थोड़ा सा मतलब अंदाजे से उसको उतना टिल्ट कर दो। फिर उसको ऐसे देखो कि हाँ यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे करके कभी ऊपर वाले एरिया में डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, कभी नीचे वाले एरिया पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है। अगर यही टिल्ट नहीं होता तो हर टाइम पे पूरे साल सिर्फ इक्वेटर पे ही डायरेक्ट सनरेज पड़ती। अभी तो सिर्फ 2 दिन पड़ रही हैं, लेकिन अगर टिल्ट नहीं होता तो पूरे साल इक्वेटर पे ही डायरेक्ट सनरेज पड़ती। समझे? डायरेक्ट सनरेज पूरे साल इक्वेटर पे ही पड़ती, तो फिर काहे का सीज़न, फिर तो एक ही सीज़न होता हर टाइम, है कि नहीं। एक चीज़ और कि यहाँ पे ये तो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर दी। अब हम करते हैं ऊपर वाला जो ये 66.5 डिग्री जो ये टिल्ट है, 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसकी बात करते हैं। 66.5 डिग्री, उसके ऊपर कौन सा जोन है? फ्रिजिड जोन, जिसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये क्यों होती है? तो ये देखो, हाँ देखो, पहले तो अश्योर कर लो कि इसके पहले वाले सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद ही आगे बढ़ना। नहीं समझ आया तो उसको फिर से बैक करो, एक एक चीज़ को बारीकी से समझो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ये जो 6 महीने दिन और 6 महीने जो रात का ये जो सिस्टम है, ये जो पोस्ट फ्रिजिड जोन है ना, 3 जोन है, एक तो टॉरिड जोन, फिर टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहाँ है? 66.5 डिग्री के ऊपर जितने भी जो है वो सब फ्रिजिड जोन के अंदर आता है, नॉर्थ में भी और सेम साउथ में भी। ठीक है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात वहाँ होती है। तो ये क्यों होता है, इसका पूरा सिस्टम समझते हैं। ये है साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है, कहाँ आ रही है? यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे आ रही है। चलो यहाँ मान लो, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझो कि अगर ये घूम गया, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करता है, एक पूरा ये ऐसा घूम जाता है, एक दिन में घूम जाता है, दिन रात उसी की वजह से हो रहा है, पूरा एक दिन में घूम जाता है ये। तो अगर ये घूम गया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर ये घूम गया, तो ये जो यहाँ का लाइट है, यहाँ से यहाँ ये फिर से तो यहीं से यहीं आ जाएगा ना। ये इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है, यहाँ पे अभी सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दिन है। अगर ये एक चक्कर घुमा लेता है, घूम जाता है पूरा एक चक्कर, ये पूरा ऐसे करके ऐसा घूम जाता है, ठीक है, ये पूरा ऐसे, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है अर्थ हमारा, तो घूम जाता है। तो फिर से तो लाइट यहाँ से यहीं पे आ जाएगी ना, यहीं से यहीं पे आ जाएगी, यहीं से यहाँ से मान लो कि ऐसे पूरा घूम गया तो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये वाला जो एरिया है पूरा घूम भी गया,
ये वाला एरिया तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा, ये पूरा घूम भी गया तो ये वाला एरिया तो हमेशा अंधेरा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे हमेशा यहाँ पे अंधेरा ही रहता है। सेम वही तो ऐसे करके इसीलिए यहाँ पे पूरा 6 महीने यहाँ पे अंधेरा रहता है। ये पूरा नॉर्थ पोल पे यहाँ पे अंधेरा रहेगा, सॉरी साउथ पोल पे, और ऊपर में लाइट है तो घूम जाएगा तो यहाँ पे तो लाइट आ ही जाएगा, घूम जाएगा तो, और नॉर्थ पोल पे 6 महीने दिन रहेगा। वैसे ही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल पे 6 महीने क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। देखो लाइट है, घूम भी जाएगा तो यहाँ पे तो लाइट रहेगा, और यहाँ पे जो लाइट है पूरा एक चक्कर, ऐसा चक्कर नहीं, पूरा ऐसा रोटेट भी कर गया अर्थ। तो यहाँ का लाइट, यहाँ का जो लाइट है इतना दूर में, ये तो लाइट नहीं आ रहा है ना, ये तो लाइट नहीं आएगा, यहाँ पे तो लाइट नहीं पहुँचेगा, कितना भी घूम जाएगा तो इसीलिए ये 6 महीने ऊपर में अंधेरा रहेगा और फिर 6 महीने फिर नीचे वाले एरिया में लाइट रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 6 महीने दिन 6 महीने रात क्यों है। चलो मेरी थोड़ी सी ड्राइंग, थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मैनेज कर लेना। अब हम चलते हैं ये सोलिस्टिक। सोलिस्टिक 2 टाइप का होता है, एक समर एक विंटर सोलिस्टिक बता दिया। अब ये मत पूछना समर सोलिस्टिक, समर विंटर को ही समर सोलिस्टिक क्यों नहीं कहते, बता दिया है। ठीक है, समर सोलिस्टिक कब हो रहा है, 21 जून, विंटर 22 दिसंबर। इक्विनॉक्स जब दोनों दिन रात बराबर हो। स्प्रिंग इक्विनॉक्स एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च में होता है, ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर में होता है। मार्च में कौन सा डेट है, 21 मार्च, और सितंबर में 23 सितंबर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया एकदम। लाइव नहीं है वरना मैं बोलती हाँ बोलो पहले। चलो अब हम चलते हैं पेरीहिलियन और एपीहिलियन। पेरीहिलियन और एपीहिलियन क्या होता है, जिस टाइम पे अर्थ जो है, अर्थ सन के सबसे करीब आ जाता है उसको बोलते हैं, सबसे पास में आ जाता है उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। ऐसा टाइम आता है जब अर्थ जो होता है सन के एकदम पास में आ जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसी को बोलते हैं पेरीहिलियन एपीहिलियन। अगर एकदम पास में आ जाता है तो उसको बोलते हैं पेरीहिलियन, पी से पास, पी से पेरीहिलियन। अगर दूर में चला जाता है तो इसको बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक है, एक तो याद हो गया तो एक अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें दूर हो जा रहा है और इसमें पास हो जा रहा है। पास कब होता है, जनवरी में। पास कब होता है, जनवरी में, और दूर कब होता है, जुलाई में। तो आपके अंदर ये सवाल आएगा कि जब जनवरी में सूरज के पास चला जाता है अर्थ, तो फिर जनवरी में तो ठंडी होती है, होनी तो चाहिए गर्मी। तो देखो पास तो चला गया सूरज, ठीक है, सूरज उसके पास चला गया है, लेकिन डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ रहा है, सूरज डायरेक्ट सनरेज इसका अभी भी इसका डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इसका डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं पड़ रहा है। कितना भी पास आ जाए ठीक है, थोड़ी सी आपको पता चलेगा, लेकिन उतना भी नहीं ऐसा अफेक्ट उसका, इसका इतना भी प्रभाव नहीं आ जाता है कि पास आ गया तो गर्मी आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब थोड़ा सा पास आ भी गया अर्थ जनवरी में तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि गर्मी आ जाएगी, ठंडी ही रहेगी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही है तो ठंडी रहेगी, आएगी तो ही तो गर्मी होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अभी लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो ठंडी होगी, लेकिन थोड़ा सा पास आ गया है पेरीहिलियन के टाइम पे जनवरी में, लेकिन उतना भी अफेक्ट नहीं करेगा कि गर्मी आ जाएगी। इस चीज़ को समझ गए, उतना भी इफेक्ट नहीं करेगा। पास आ गया ओके, लेकिन उतना भी इफेक्ट नहीं करेगा कि यहाँ पे गर्मी आ जाएगी, ठंडी है ठंडी ही रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज कहाँ पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये समझ आ गया कि ठंडी क्यों रहती है जनवरी में, पास भी आ जाता है फिर भी क्यों ठंडी रहती है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब ये आप सेम जुलाई में सेम वही चीज़, तो ये पास आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है क्या याद करना, तो उतना नहीं है, लेकिन देखो हम ट्रिक से याद करवाते हैं। पी से याद करवाया, पी से पास, पी से पेरीहिलियन। अब जनवरी कैसे याद करोगे, तो जान में ले लो, जान ले लो। तो किसके पास रहते हैं, जान, अपने सब जान के पास रहते हैं, सब अपने अपने जान के पास रहते हैं। एक तो ऐसे याद कर लोगे, जनवरी, पास, सब याद हो जाएगा। इसको कैसे याद करोगे, 147 मिलियन किलोमीटर याद कर लेना, पॉइंट में तो ज़रूरी नहीं है, 147 मिलियन किलोमीटर। कैसे याद करोगे, 7 से 7 ले लो, 7 में हम लेते हैं ना 7, तो किसके साथ किसके रहते हो, अपने जान के साथ। साथ किसके रहते हो, जान के साथ, और जान कौन है, पास है। तीनों याद हो गया। चलो अब चलते हैं एपीहिलियन, दूर वाला। तो पेरीहिलियन याद है तो एपीहिलियन अपने आप याद कर लेना कि एपीहिलियन दूर वाला है। होता कब है, जुलाई।
जुलाई कैसे याद करो, जुलाई से थोड़ा झूला टाइप का याद करो, झूला, जुलाई से झूला टाइप का याद करो, झूला जो स्विंग वाला जो होता है। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, जितना दूर ऐसा एकदम अपने आप को बहुत दूर तक अपने आप को झुलाते हैं, झुलाते हैं ना, तो आया ना दूर वर्ड आया, ठीक है। एक तो जुलाई झूला, झूला एकदम दूर दूर तक ऐसा झूलते हैं, ऐसा याद कर लेना। ये नंबर कैसे याद करोगे, 152, 2 से क्या था, दो से दूर, दूर इसको पढ़ता है ना, दूर पढ़ते हैं, दूर पढ़ते हैं, तो दूर से दूर हो जाएगा, दूर से दूर, ठीक है। कब हो रहा है, 3 जनवरी, 4 जनवरी, इसको भी याद रखना। पेरीहिलियन कब होता है, पास सबसे ज़्यादा पास कब आ जाता है, 3 जनवरी को। सबसे ज़्यादा दूर कब जाता है, 4 जुलाई को, ठीक है। 3-4 कैसे याद करोगे, 3 याद कर लेना कैसे करके, 3-4 याद कर लेना, ठीक है। जनवरी जुलाई याद करवा दिया ना, 3 और 4 दोनों में तो सेम ही तो जा रहा है। अब हम चलते हैं एपोजी और पेरिजी। एपोजी और पेरिजी कब होता है, जब ये तो अर्थ और सन के बीच का कहा, जब अर्थ और मून के बीच की बात करेंगे तब एपोजी और पेरिजी होता है। जब मून अर्थ के एकदम पास आ जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब ये मून है अर्थ के एकदम दूर चला जाता है उसको बोलते हैं एपोजी। पी से पास, पी से पेरिजी, ठीक है। एपोजी दूर। अब इसमें डेट क्या है, तो डेट ऐसा सच कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमने कहा कि 2 डेट हैं, 3 जनवरी 4 जुलाई, लेकिन ये एपोजी पेरिजी काफ़ी बार होते रहते हैं, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। बस इतना याद रखो, पेरिजी में मून जो है एकदम पास चला जाता है अर्थ के, तो नियरेस्ट हो जाता है, और इसमें फारदेस्ट हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। ओके, ये दोनों चीज़ याद रखना, पी से पेरिजी, पी से पेरीहिलियन। अब हम देखते हैं एक्लिप्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने जो भी पढ़ी अभी कि मून घूम रहा है ऐसा अर्थ के चारों तरफ, अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, ये सब चीज़ों की वजह से एक्लिप्स लगता है। एक्लिप्स मतलब क्या होता है हिंदी में, ग्रहण। अगर ग्रहण आम जिंदगी में भी देखो तो आम जिंदगी में भी कहते हो आप लोग कि वो मेरे ज़िंदगी में ग्रहण है। मतलब अगर मान लो कि कोई 2 लोग हैं पार्टनर, ठीक है, एक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अगर ये दोनों की बहुत अच्छी चल रही है, एकदम बढ़िया से, एकदम साफ सुंदर, एकदम मस्त, ठीक है, कोई आ गया इनका बेस्ट फ्रेंड आ गया, तो आप कहोगे ना ग्रहण बन के आ गया वो मेरी ज़िंदगी में, एकदम ग्रहण बन के। तो ग्रहण का मतलब क्या समझ आया कि कोई बीच में आ जा रहा है, 2 लोग के बीच में कोई आ जा रहा है, उसको बोलते हैं ग्रहण। तो बीच में कभी सन तो बीच में नहीं आएगा, सन तो एक जगह है, अर्थ घूम रही है इसके चारों तरफ और मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो बीच में या तो ये आएगा, कभी ये आएगा। सन तो वहीं रहेगा, सन तो एक जगह ही रहेगा, बीच में कौन कौन आएगा, कभी अर्थ आ जाएगा तो कभी मून आ जाएगा, ठीक है। और इसी के हिसाब से 2 टाइप की इक्लिप्स लगती है, 2 टाइप का ग्रहण लगता है, एक लूनर इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स और एक है सोलर इक्लिप्स। पहले हम सोलर इक्लिप्स देखते हैं, उसके बाद हम लूनर पढ़ेंगे, ठीक है। सन है, एक जगह पे सन है, एकदम ध्यान से समझना, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। एक जगह पे सन है, मूव 2 चीज़ें सिर्फ करती, एक तो अर्थ, एक मून मूव करता है। जब मून बीच में आ जाएगा तो उसको कहेंगे सोलर इक्लिप्स। अब इसको सोलर इक्लिप्स कैसे याद करेंगे, कैसे सोलर इक्लिप्स इसको कहते हैं। सन है यहाँ पे, मून बीच में आ गया, मून बीच में आ गया तो क्या हुआ कि सन और अर्थ एक दूसरे को बहुत बढ़िया से एकदम टुकड़ एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है, एकदम बढ़िया से देख रहे थे। मून बीच में आ गया, तो मून बीच में आ गया तो क्या किया कि सन की जो रेस जा रही थी यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से जाना रोक दिया, बीच में आ गया, तो इसका शैडो इस पर पड़ जाएगा ना, इसका शैडो इस पर पड़ जाएगा। अब ये वाला जो एरिया जो है यहाँ तक में, कम से कम यहाँ तक में सन की जो रेज है वो नहीं जाएगी और यहाँ पे अंधेरा छा जाएगा। सन की रेज नहीं जाएगी, इसका मतलब क्या कि सन दिखाई देना बंद कर देगा। मून बीच में आ गया तो ये वाला जो एरिया है वो वाला एरिया में सन दिखाई देना बंद कर देगा, क्योंकि मून बीच में आ गया और उसका शैडो दिखाई देगा। शैडो दिखाई देगा मतलब सन दिखाई देना बंद कर देगा। समझ आ रहा है? शैडो, मून बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, मून का शैडो यहाँ पड़ जाएगा और सन दिखाई देना बंद कर देगा। तो इससे क्या पता चला कि इस वाले एरिया में सन नहीं दिखाई देगा, तो क्या होगा कि उसको बोलेंगे सोलर इक्लिप्स, मतलब सन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये दोनों बढ़िया से एक दूसरे को टुकड़ देख रहे थे,
बीच में ही आ गया। अब कितने पार्ट में दिखाई देना बंद करता है, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है, मून बहुत छोटा है, तो कितना ही पार्ट ढक लेगा। तो 50 किलोमीटर कुछ एरिया है, 50 किलोमीटर में ये मून का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि मून का शैडो वहाँ पड़ जाता है और सन दिखाई देना बंद कर देता है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को जो टुकुर टुकुर देख रहे थे, अभी देखना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में मून आ गया। अभी दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, अंधेरा छा गया है, सन दिखाई दे नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा, सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य दिखाई देना बंद कर गया। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य दिखाई देना बंद कर गया। समझ आ गया। सोलर इक्लिप्स, इसको मून से अभी बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि बीच में मून आ रहा है लेकिन सोलर इक्लिप्स कह रहे हैं, क्योंकि दिखाई देना कौन बंद कर रहा है, सन। ठीक है, अब इसकी वजह से मून आपको, यहाँ पे मून है, मून आपको इसमें दिखाई, आपको मून नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मून पे डायरेक्ट सनराइज इस एरिया में आ रही है, इस एरिया में थोड़ा ना आ रही है, ऐसे पलट करके ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा। इस एरिया में सनराइज पड़ रही है ना, तो ये आपको अंधेरा दिखाई देगा। तो ये जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कब होता है, वो अमावस के दिन होता है। अमावस के टाइम पे होता है। ठीक है, अब यही जो सोलर इक्लिप्स अगर दिन में हुआ, मतलब अमावस वाले जो अमावस का दिन है, मतलब दिन में हुआ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सोलर इक्लिप्स हुई भाई, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। अगर यही चीज़ अगर रात में हुई तो पता ही नहीं चलेगा कि सोलर इक्लिप्स आया भी कि नहीं आया, क्योंकि अमावस का टाइम है, मून तो ऐसे भी नहीं दिखता है अमावस में। तो इक्लिप्स आया तो पता भी नहीं चलेगा कि अमावस की वजह से नहीं दिख रहा है, कि क्या हो गया, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर दिन में आया तो पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ी देर के लिए दिन में अंधेरा छा गया है, तो इसका मतलब सोलर इक्लिप्स आ गया है। ठीक है, ये जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कुछ टाइम के लिए, इतना मतलब एग्जाम के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, एग्जाम के हिसाब से तब टाइम वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन बस समझने के लिए बता रही हूँ। सोलर इक्लिप्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब 7 से 8 सेकंड के लिए कुछ होता है, आता है सोलर इक्लिप्स। क्यों आता है सोलर इक्लिप्स 7 से 8 सेकंड के लिए ही क्यों आता है? क्योंकि देखो, अर्थ ऐसे से रोटेट कर रही है, इधर ऐसे से जा रही है। मून भी कैसे रोटेट कर रहा है? मून भी ऐसे ऐसे ही रोटेट कर रहा है, मून भी ऐसे ऐसे ही रोटेट कर रहा है। जैसे अर्थ कर रही है इधर वेस्ट, ऐसे ऐसे जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ही मून भी इधर ऐसे करके वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मानो अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे पास दोनों एक साथ में सब एक ही लाइन में है। लाइन अभी यूज़ मत करो, क्योंकि ये लाइन में आगे भी यूज़ करूँगी, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ ऐसे कर लो कि एक ही लाइन में है। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये भी तो मूव कर रहा है, ये भी तो मूव कर रहा है। तो है नहीं कि ये रुक गया थोड़ी देर के लिए, ये मूव कर रहा है, मून रुक गया, अर्थ मूव कर रहा है, दोनों साथ में ही मूव कर रहा है। ये इधर मूव कर गया कुछ, ये इधर मूव कर गया, तुरंत दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि ये उल्टा दिशा जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। तो तुरंत एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंस था, जो डिस्टेंस था, वो तुरंत क्रिएट हो गया। और जैसे ही थोड़ा सा इधर हो गया, ये थोड़ा सा इधर हो गया, दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रहे हैं, थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, थोड़ा सा ये इधर हो जाएगा, तो तुरंत सन की रेज एकदम अर्थ पे पड़ जाएगी और ये जो इक्लिप्स तुरंत खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये सोलर इक्लिप्स है कुछ सेकंड्स के लिए लगते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच में जो ये जो शैडो बन रहा है, जो डिस्टेंस जो बीच में आ गया था, ये जो दोनों के बीच जो हुआ तुरंत खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है कि हाथ लो और दूसरे को अपोजिट लो, तुरंत डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर दोनों को साथ में लेके चलो तो दोनों के बीच का जो दायरा है वो थोड़ा देर बाद खत्म होगा। ठीक है, वही इसी वजह से जो लूनर इक्लिप्स होता है वो ज़्यादा देर तक चलता है, सोलर इक्लिप्स कुछ ही देर तक चलता है। ठीक, और सोलर इक्लिप्स में हमें 3 टाइप की, हमें ऐसे इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स में 3 टाइप का इक्लिप्स पढ़ना है, एक पार्शियल, एक एनुलर, एक टोटल। पार्शियल में थोड़ा सा, एनुलर में मतलब टोटल से थोड़ा सा कम, और टोटल में पूरा ही। देखो ये इधर से ऐसे से आ रहा होगा मून, पूरा एकदम से तो यहाँ आगे टपक नहीं गया होगा, धीरे धीरे आया होगा, राइट। तो पहले यहाँ पे आया होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे दिखना बंद हो गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब सन की रोशनी आना बंद हो गई होगी। इसका मतलब क्या है कि मून का थोड़ा सा शैडो पड़ने लगा होगा 50 किलोमीटर से कम। फिर यहाँ पे आया होगा अभी भी, तो इसको थोड़ा सा आया तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोल देंगे पार्शियल। फिर यहाँ पे आ गया,
ठीक है, उसको बोलेंगे एनुलर। बिल्कुल यहाँ पे आ गया 50 किलोमीटर ढक लिया पूरा एकदम, उसको बोलते हैं टोटल। टोटल से एकदम थोड़ा सा ही कम एनुलर होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा ही कम होता है। इस चीज़ को समझ गए ना, कि एकदम से तो यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आया होगा तो फिर थोड़ा सा ढका होगा, फिर थोड़ा सा आया होगा, थोड़ा सा ढका होगा, फिर यहाँ पे आ गया होगा, पूरा ढक गया होगा। 50 किलोमीटर एरिया जो है पूरा ढक गया होगा ये, ठीक है। और जब तक यहाँ रहेगा तो कहोगे यहाँ रहेगा तो यहाँ पे ढकेगा ना, भाई सूरज तो यही है ना, सूरज थोड़ा ना यहाँ पे यहाँ भाग गया है, सूरज की रोशनी तो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ऐसे से पहुँच जाएगी, यहाँ आएगा तब ना सूरज की रोशनी यहाँ से रुक जाएगी, यहाँ से रुक जाएगी, ठीक है। चलो, इसी की वजह से ये 3 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। पहले पार्शियल, क्योंकि आ ही रहा है वो, फिर ऐसे थोड़ा सा ढक गया, मतलब पार्शियल में ढक गया वो, फिर और ढक दिया तो एनुलर इक्लिप्स, पूरा ढक दिया तो टोटल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स और एनुलर इक्लिप्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देख रहे हो यहाँ पे बस इतना ही एरिया दिख रहा है और इसमें इतना सारा एरिया दिख रहा है, ठीक। चलो, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं लूनर इक्लिप्स पे। लूनर इक्लिप्स कब होता है, तो ये देखो, लूनर इक्लिप्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक के लिए होते हैं। कितने देर तक के लिए होते हैं, कह दो तो 3 से 4 घंटे, 3 साढ़े 3 4 घंटे तक के लिए ये लूनर इक्लिप्स होते हैं। क्यों होते हैं, अभी हमने क्या कहा कि अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट। मून भी इसी तरीके से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ये मून वाला हो गया। अर्थ ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे करके, और मून भी तो इधर ही जा रहा है ना, मून भी ऐसे ही जा रहा है, तो मून भी इधर ही जा रहा है और अर्थ भी इधर ही जा रहा है। तो थोड़ा अगर 2 चीज़ साथ में चल रही है तो दोनों के बीच में जो दायरा है वो आने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये भी उधर ही जा रहा है और ये भी उधर ही जा रहा है, तो इसलिए दोनों के बीच में जो दायरा है दोनों साथ में चल रहे हैं। अब इतना भी साथ नहीं चल रहे हैं एकदम हाथ पकड़ के, स्पीड का डिफरेंस और ये जो ऑर्बिट है उसका भी डिफरेंस है, लेकिन साथ में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों वेस्ट में ही जा रहे हैं। तो इसी की वजह से दोनों कुछ देर के लिए ऐसे साथ में रहते हैं और इसी वजह से ये लूनर इक्लिप्स देर तक चलता है। सोलर इक्लिप्स देर तक क्यों नहीं चलता, क्योंकि एक इधर जा रहा था और एक अपोजिट जा रहा था, तुरंत दोनों के बीच में दायरा डिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा था, तो इक्लिप्स खत्म हो, सोलर इक्लिप्स खत्म। लूनर इक्लिप्स क्यों देर तक चल रहा है, क्योंकि अर्थ भी उधर ही जा रहा है और मून भी उधर ही जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और एक ही दिशा में जाएंगे तो थोड़ा देर तक दोनों के बीच का जो दायरा है थोड़ा देर तक एक ही जैसा रहेगा, मतलब थोड़ा देर तक दोनों के बीच का दायरा बना रहेगा, थोड़ा देर बाद जाके दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसी वजह से लूनर इक्लिप्स देर तक चलता है, वही 3 से 4 घंटे तक ये लूनर इक्लिप्स चलता है, ठीक है। अब हम इसको लूनर इक्लिप्स कैसे याद करेंगे, लूनर इक्लिप्स, इसको लूनर इक्लिप्स क्यों कहते हैं, तो देखो सोलर इक्लिप्स में क्या हुआ था, सोलर इक्लिप्स में कि सन दिखाई देना बंद कर दिया था, ठीक है। लूनर इक्लिप्स में क्या होगा कि आपको मून दिखाई देना बंद होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहोगे कि सन दिखाई देना बंद हो गया तो यहाँ पे मून भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अरे मून का यहाँ पे शैडो यहाँ पे आ गया ना, मून यहाँ पे मून पे तो लाइट जा ही रहा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मून आप इधर से देख रहे हो, आप इधर से आके देखो तो दिख जाएगा आपको मून, ठीक है। आप मून को इधर से आके देखो, आप स्पेस में यहाँ पे अपना गाड़ी लेके आओ, उड़ा दो, यहाँ पे आकर मून देखो, मून आपको दिख जाएगा। आपको नहीं मून दिख रहा ना यहाँ से, क्योंकि सन का तो लाइट जा ही रहा है मून पे, लेकिन इस दिशा में जा रहा है, आप इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में तो जाएगा नहीं, उड़ के यहाँ से लाइट तो उड़ता नहीं है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है मून, लेकिन मून तो है, मून तो दिखाई देगा। आप उड़ के यहाँ पे आओ, आपको मून दिखाई दे देगा, ठीक है। इसलिए सन दिखाई देना बंद हो गया इस लोगों को, सन के इसीलिए इसको सोलर इक्लिप्स कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपको मून दिखाई देना बंद करेगा, आप मून यहाँ से देखो, मून को यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, कहीं से भी देख लो, आपको मून नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, क्योंकि मून नहीं दिखाई दे रहा है। लूनर ही मून को कहते हैं, मून ही लूनर मून एक ही है, मून आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो कैसे नहीं दिखाई देगा, अर्थ बीच में आ गया, सन इतना बड़ा है, तो
इसी वजह से देखो कि अब इसका शैडो पूरा इस पे पड़ जाएगा ना। मून तो छोटू सा था तो 50 किलोमीटर ही एरिया ढका, 50 किलोमीटर ही उसका शैडो पड़ा, लेकिन अर्थ तो इतना बड़ा है, तो अर्थ पूरा का पूरा मून को ढक देगा कि नहीं ढक देगा? ढक देगा ना। मून को पूरा ढक देगा तो मून तो दिखाई नहीं देगा। अब दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा कि फिर लूनर इक्लिप्स वो बन जाएगा। मून दिखाई नहीं देगा मतलब मून के ऊपर सन की रोशनी नहीं जा रही है। मून दिखाई नहीं देगा मतलब क्या है कि सन की रोशनी मून के ऊपर नहीं जा रही है। ठीक, इसलिए इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और इसी को फुल मून भी कहते हैं, इसी को फुल मून भी कहते हैं, और इसको न्यू मून कहते हैं। न्यू मून न्यू मून क्यों कहते हैं? मून नहीं दिखाई देता है और छोटू छोटू फिर स्टार्ट होता है। जिस दिन पूरा मून दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा। इसी दिन इसको पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। और हाँ, इस पिक्चर में दिखाया गया है एक शैडो जो बनता है, शैडो दो टाइप का बनता है, एक उम्ब्रा, एक पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा शैडो बनता है, देखो इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखो, किसी भी चीज़ का अपना या फिर किसी बॉटल का, बुक का, किसी भी चीज़ का शैडो बनाओगे तो दो शैडो बनता है, एक उम्ब्रा शैडो बनता है, एक पेनुम्ब्रा शैडो बनता है। उम्ब्रा शैडो जो डार्क वाला शैडो होता है उसको उम्ब्रा शैडो बोलते हैं, और जो लाइट वाला होता है उसको पेनुम्ब्रा। जैसे इसी का शैडो बना है तो ये वाला जो एरिया डार्क शैडो है एकदम, ये जो लाइट शैडो है इसको उम्ब्रा, इसको पेनुम्ब्रा। आप कुछ भी चीज़ रख लो, लाइट के मतलब एक ही लाइट अपने रूम में चलाना तो एक ही लाइट जलाना, एक 4 लाइट में जला लेना क्योंकि सन एक ही है, तो एक लाइट जला लो, ऐसे यहाँ पे शैडो बना दो। कुछ एरिया में ऐसे करके आपको एकदम डार्क दिखाई देगा, अगल बगल उसी एरिया के अगल बगल थोड़ा सा आपको लाइट शैडो दिखाई देगा। दो टाइप का शैडो हर चीज़ से बनता है, आप खुद देख लेना। जो डार्क वाला शैडो होगा उसको उम्ब्रा बोलते हैं, और जो लाइट वाला शैडो होगा उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब टाइप ऑफ मून्स भी होता है। टाइप ऑफ मून्स मतलब इक्लिप्स में ही होता है, एक सुपर मून, एक ब्लड मून, एक ब्लू मून। ब्लड मून इस टाइम पे होता है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये ढक दिया अर्थ से इसको, लेकिन सन जो है अर्थ से तो बहुत बड़ा है, तो स्लैंटिंग जो रेज है वो तो हल्का हल्का जाएंगी ना, डायरेक्ट नहीं जाएंगी, हल्का हल्का स्लैंटिंग रेज तो जाएंगी। तो जब स्लैंटिंग रेज जब जाएंगी तो ये एकदम रेड दिखाई देता है, रेड मून, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड मून। सुपर मून कब बनता है? जब मून एपोजी पेरिजी जब बताया था तो पेरिजी में क्या बोलते हैं कि मून अर्थ के एकदम पास आ जाता है। तो मून जब अर्थ के एकदम पास आ जाता है तो एकदम ब्राइट दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं सुपर मून। ब्लू मून कब बोलते हैं? जब ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि मून अब ब्लू दिखाई देने लगा है। ब्लू मून का मतलब होता है कि फुल मून होना, महीने में 2 बार फुल मून अगर होता है तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। ठीक है, अब एक टर्म आता है, एक टर्म आपने पढ़ा होगा सिजगी। कहाँ है स्पेस? एक लीनियर। हमने अभी क्या कहा? हमने अभी क्या कहा कि जब मून अर्थ के बीच में आता है या फिर अर्थ, अच्छा सन है, मून है, अर्थ है, या फिर इसको अपोजिट कर दो, यहाँ पे अर्थ कर दो, यहाँ पे मून कर दो, तो ये तो दोनों तो हर टाइम रोटेट हो रहा है, ये तो हर टाइम रोटेट हो रहा है। तो ये कभी कभी क्यों होता है? मतलब ऐसा महीने में, हर महीने क्यों नहीं हो जाता? हर महीने में ऐसा क्यों नहीं हो जाता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो बीच में आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में नहीं है। ठीक है, एक लाइन में हो जाएंगे तब आता है इक्लिप्स, एक ही लाइन में नहीं है, एक लाइन में हो जाएंगे तब आता है। आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है, एक लाइन में दिख रहा है। अब तो ये हर महीने होना चाहिए, हर महीने नहीं होता है क्योंकि एक लाइन में आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये एक लाइन में नहीं है।
समझे? देखो सिजगी क्या होता है, पहले सिजगी और लीनियर समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। अरे SYZYGY एक लीनियर, ठीक है। ये मानो अर्थ है, ये मानो मून है, और ये मानो सन है, जो भी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया। ये इसको क्या कहेंगे? इसको सिजगी कह देंगे। इसको कह सकते हैं, इसको सिजगी कहेंगे। थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसको सिजगी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। सिजगी क्यों इसको कहेंगे? सिजगी के टाइम पे ग्रहण नहीं लगता है। कैसे लगेगा? सब इतना दूर पे है। अगर ये सन है, अगर इसको सन मानेंगे, डायरेक्ट सन रेस तो इस पर चला जाएगा, इसको नहीं आएगा। लेकिन इसमें भी आपको सिजगी के टाइम पे भी आपको एक लाइन में आपको दिखाई देंगे। ये जो अर्थ, मून, सन, तीनों आपको एक लाइन। सिजगी का मतलब होता है कि तीनों एक लाइन में दिखाई देना। एक लाइन में तो है नहीं, दिखाई कैसे देंगे? तो आप ऊपर से देखो, यहाँ जाके हेलीकॉप्टर ले लो, अपना एरोप्लेन ले लो, चॉपर, यहाँ से जाके देखो तो आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है। तीनों आपको ऊपर से दिखाई। एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल में आप 3D पिक्चर में इसको देखो तो आगे पीछे हैं 3D में, लेकिन आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको तीनों लगेंगे कि एक ही, यहाँ पे एक ही लाइन में है, ठीक है। समझ आएगा? लीनियर में कब हो जाएगा? जब एक्चुअल में तीनों एक लाइन में हो जाएंगे। एकदम एक्चुअल में तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, एकदम स्ट्रेट, दिखाई भी नहीं, मतलब यहाँ से देखोगे भी स्ट्रेट, अब वाकई में भी स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट होंगे तभी तो एक दूसरे को ये लोग ढकेंगे। स्ट्रेट होंगे तब, लीनियर में होंगे तभी तो ये लोग एक दूसरे को ढकेंगे। तभी जब ढकेंगे तभी तो ये जो भी ग्रहण बन रहा है, चाहे वो लूनर बने चाहे वो सोलर बने, ढकेंगे तभी तो ये ग्रहण बनेगा। तो लीनियर के टाइम पे ये ग्रहण बनता है, ठीक है। चाहे वो सोलर ग्रहण बने, सोलर इक्लिप्स, या फिर वो लूनर इक्लिप्स बने। लेकिन सिजगी के टाइम पे अगर पूछे कि सिजगी के टाइम पे ग्रहण बनता है कि नहीं बनता है, तो वो नहीं बनता है, क्योंकि आपको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं एक जैसे, लेकिन एक्चुअल में ये एक लाइन में नहीं है। ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये थोड़ा सा, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये यहाँ है अर्थ, सन, और ये जो मून, अर्थ, मून, और ये जो सन, मून, और ये जो अर्थ 5% थोड़ा सा उठा हुआ है। अब जब थोड़ा सा भी उठ जाएगा, एक लाइन में नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी उठ जाएगा तो डायरेक्ट सन चली जाएगी कि नहीं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी उठ जाएगा, इसको 3D हम नीचे इसलिए बनाए क्योंकि 3D नहीं हम बना सकते हैं। इसको मान लो कि ये यहीं पे है लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ है, 3D में समझो इसको 3D में समझो कि यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है यहीं पे लेकिन थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है, या फिर कहीं पे भी रहे। चलो कितना काटना पड़ रहा है, रुक जाओ। अरे अगर ये देखो, अगर ये है, अगर इसको बोल देंगे, अब इसको बोल देंगे, इसको बोल देंगे, या फिर इसको बोल देंगे, तो ये सिजगी है सिजगी। आप ऊपर से देखो, आपको यहाँ तीनों आपको एक लाइन में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसे है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे लाइन में नहीं है, आगे पीछे ये लोग 5 डिग्री थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसे करके है। समझ आ गया कि उठा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर नीचे है। आपको ऊपर से दिखाई देंगे कि सब एक लाइन में, क्योंकि ऐसे सिजगी ये नहीं बनेगा। अगर ऐसे कर देंगे, ऐसे तो सिजगी नहीं बनेगा, क्योंकि आप ऊपर से देखो, आपको ये एक लाइन में दिखेंगे, ये एक लाइन में दिखेंगे, ये तो इसके नीचे ढक गया, ये नहीं दिखेगा। लेकिन वही चीज़ अगर ये यहाँ ना होकर यहाँ हो जाएगा, या फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, कहीं भी यहाँ कहीं भी, यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपको वो दिख जाएगा, यहाँ से आपको ये दिख जाएगा, यहाँ से कहीं भी से भी एक लाइन में दिख जाएगा। उसको बोलते हैं सिजगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सिजगी और लीनियर में डिफरेंस। और सिजगी में इसीलिए ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि उठा हुआ है ना, उठा हुआ है तो सन का जो लाइट है वो तो चला ही जाएगा। उठा हुआ है तो जब चला ही गया तो फिर ग्रहण किस बात की। तो सिजगी के टाइम पे ग्रहण नहीं लगता है और लीनियर में ग्रहण लगता है। ये चीज़ समझ में आ गया। लीनियर में एकदम तीनों एक दूसरे की लाइन पे, एकदम लिटरली लाइन में लगता है। ऐसे धागा ला के ऐसे खींच दोगे, तीनों एक दूसरे को हाथ पकड़ लेंगे, ऐसा तीनों एक दूसरे को ऐसे हाथ पकड़वा तो पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया।
चलो वापस से चलते हैं। तो इसी की वजह से ये जो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स ये हर महीने क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि सिजगी की वजह से नहीं लग रहे हैं। आ तो रहे हैं पास में, ये लोग हमेशा हर महीने ये लोग एक ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे, लेकिन ये सिजगी वाले लाइन में आते हैं। मतलब थोड़ा सा उठा हुआ, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा 5% उठा हुआ है, 5 डिग्री ये थोड़ा सा उधर है, तो लाइट पास हो जाती है, समझिए। इसीलिए ये हर महीने आपको ये क्लिप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। जब लीनियर में एकदम एक लाइन में आ जाते हैं तभी देखने को मिलते हैं। उफ, ठीक है, समझ आ गया होगा यहाँ तक, ये समझ आ गया। चलो टाइप्स ऑफ मून समझ में आ गया। अब इन सब की वजह से टाइड्स आते हैं। टाइड्स आते हैं यही सब, मून, अर्थ और ये सन, तीनों की वजह से ही टाइड्स आते हैं। टाइड्स किसको, एक तो वेव होती है जो नॉर्मल ऐसे वेव ऊपर नीचे पानी हो रही है उसको वेव, लेकिन जब यही जो वेव है जब बहुत ऊपर उठ जाएगी ऐसा करके ऐसे, तो इसको बोलते हैं टाइड्स। अब टाइड्स आती कब कब है ये देखते हैं। तो ये देखो, पहले ये देख लो, टाइड्स इसको बोलते हैं। देखो नॉर्मल तो वेव हो रही है, लेकिन जब वाटर का करंट एकदम ऊपर उठ जाएगा, एकदम इतना ऊपर आ गया तो टाइड बोल देंगे। अब इतना नीचे चला गया, पानी का जो है, पानी का लेवल एकदम नीचे चला गया, इसको लो टाइड। एकदम इतना ऊपर उठा, एकदम इतना नीचे भग गया, इसको बोल देंगे हाई टाइड, इसको बोल देंगे लो टाइड। ठीक है, ये होता क्यों है? ये देखो, ये मून है, ये सन है, अर्थ, क्योंकि टाइड तो अर्थ पे आएगी, पानी तो अर्थ पे है ना, मून पे और सन पे तो नहीं है, टाइड तो अर्थ पे आएगी। अगर ये तीनों एक लाइन में हो जाते हैं, अगर एक एग्जांपल लो कि तीनों एक लाइन में मतलब ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है। मून के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सब के पास, आप हम एक दूसरे, हर कोई के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप अगर किसी के पास जाके खड़े हो, आप अगर किसी अपने पास खड़े हो किसी के पास, तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन दोनों चिपक का नहीं रहे हो भाई, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से कई ज़्यादा है, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, आपका तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए आप लोग अर्थ से चिपके हुए हो, अर्थ नीचे, आप इसलिए हर चीज़ जो ऊपर से गिरती है वो नीचे आके क्यों चली जाती है, नीचे क्यों आ जाती है? वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ना लगाए ना, आप बोल दें कि आज मैं छुट्टी पर रहूँगा, आज मैं ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो सब एक दूसरे में जितने भी चीज़ें हैं धरती में सब एक दूसरे में चिपक जाके, क्योंकि सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि सब लगा रहे हैं वैसे अर्थ भी लगा रहा होगा मून पे, और मून भी लगा रहा होगा अर्थ पे। अगर अर्थ कल को बोले कि हमको ग्रेविटेशन फोर्स लगाने का मन नहीं है, तो मून जो, पता है क्या होगा, मून अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाएगा तो मून पता नहीं कहाँ चला जाएगा, आपको मून कभी दिखाई भी नहीं देगा। चांद मामा जो देखते हो, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही मून यहाँ पे है। मून जिसके चारों तरफ से रिवॉल्व कर रहा है, ना लगाए ना अर्थ, तो मून ऐसे दूर 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 भग जाएगा दूर। ठीक है, एक दिन दिखाई दे रहा, मून है भी नहीं, कि मतलब कहाँ है पता नहीं। तो अर्थ इसके पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, हर चीज़ एक दूसरे पे लगाते हैं, तो मून भी इसके ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ पे पानी है, ठीक है, वाटर तो हर जगह है, हर जगह वाटर है। तो अगर मून यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, मून एकदम पास में आ गया है, मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, कब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये टाइड वगैरह कब आएगी, जब मून पास में आ जाएगा, क्योंकि पास में आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है कि नहीं, ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा, पास आ जाएगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पानी इसके खिंचाव से ये पानी उठ गया, ये भी इसको खींच रहा है, लेकिन मून में कोई पानी थोड़ा ना जो मून का पानी उठेगा। अर्थ पे पानी है, तो मून ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर, यहाँ का जो वाटर था वो उठ गया, इसको बोलेंगे हाई टाइड। हाई टाइड, तो इधर उठा तो इधर भी उठेगा। इधर क्यों उठेगा भाई? इसलिए उठेगा क्योंकि यहाँ जो पानी उठा वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठा है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठा। यहाँ क्यों उठा है? तो कल के लेक्चर में मैंने एक फोर्स बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, एक रियल फोर्स नहीं है, वो फिक्स्ड फोर्स है। वो हर चीज़ के ऊपर, जो भी चीज़ें रोटेट करती है सबके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, और उसी के सेम मैग्नीट्यूड में एक सेंट्रीफ्यूगल लगता है
जो कि फिक्शियस फोर्स है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो भाई अगर यहाँ से अगर ये चीज़ें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, उठ रही हैं, यहाँ पे वाटर लेवल उठ रहा है, हाई टाइड आ रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। पानी को तो नहीं पता है ना कि मेरे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, पानी को तो फोर्स लगेगा उठ जाएगा। पानी को तो नहीं पता ग्रेविटेशनल फोर्स से उठना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नहीं उठना है, उसको तो फोर्स चाहिए सिर्फ उठने के लिए। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से वाटर लेवल इधर भी उठ जाएगा, तो हाई टाइड इधर भी आएगा और हाई टाइड इधर भी आएगा। और ये दोनों जो एरिया है, ये दोनों जो एरिया यहाँ पे लो टाइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब पानी उठेगा तो पानी आएगा कहाँ से? उड़ के तो कहीं से नहीं आएगा ना, यूनिवर्स से कहीं और से। यहीं का पानी तो यहाँ चल के उठ जाएगा, है कि नहीं? नया पानी तो नहीं बन जाएगा। जो पानी का जो है, जितना पानी धरती पे उतना ही पानी रहेगा, तो उठ जाएगा। इस एरिया को कंपनसेट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा ये दब जाएगा, यहाँ का पानी दब जाएगा मतलब लो टाइड यहाँ पे आ जाएगा। इस दोनों एरिया में लो टाइड आ जाएगा। मेरी पिक्चर बहुत ख़राब है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। यहाँ पे लो टाइड आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ कि ये टाइड क्यों आ रही हैं, टाइड्स क्यों आ रही हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। टाइड्स होती हैं दो टाइप की, एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब लगता है? तो देखो मैं पिक्चर से बनाती हूँ। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, चलो फिर से, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा मून और ये है हमारा इतना बड़ा सा सन। साइज के हिसाब से मैं थोड़ा सा अर्थ बड़ा है, मून बहुत छोटा है। और मून जो है अर्थ के बहुत पास में है। यहाँ पे है मून और यहाँ पे है सन, ठीक है। चलो, मून ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इस पे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी उठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सन है, इसी लाइन में मून के पास ही सन है, मून के साथ ही सन है। तो सन बोलेगा हम भी लगा दे थोड़ा सा ऐसा, हम भी तुम्हारे पास ही आए हुए हैं तो हम तुमको हेल्प करते हैं, पीछे हम भी थोड़ा सा खींच देते हैं। समझ रहे हो ना? ये सन इसी के पास है, इसी के पीछे है, तो बोला कि हम भी पीछे से तुमको हेल्प करते हैं, खींच देते हैं। तो सन भी थोड़ा सा अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो वाटर लेवल जो मून ने अपना इतना उठाया था, सन ने अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगाया तो इतना उठा दिया। ये हाई जो टाइड आया, मून की वजह से जो हाई टाइड आया, सन अगर और अपना फोर्स लगा देगा तो हाई टाइड और हाई हो जाएगी, हाई टाइड और हाई हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड का मतलब हाई टाइड जो आई मून की वजह से, अगर सन मून के पीछे ही रहेगा तो सन भी अपना बोलेगा कि हम भी लगाए थे, तुम्हारी हेल्प करते हैं, पीछे पीछे हम भी तुम्हारे पीछे खींच लेते हैं इसको, तो और तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये जो हाई टाइड मून ने बनाया, सन की फोर्स, सन के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये पानी और उठ जाएगा, तो हाई टाइड और हाई हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हाई टाइड, यहाँ पे भी हाई टाइड का हाई टाइड आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लगेगा इसका फोर्स, सन का ग्रेविटेशन पुल यहाँ पे लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स भी तो यहाँ लगेगा, तो इधर भी उठेगा। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, हाई टाइड का हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड, और इधर एकदम लो टाइड का लो टाइड, एकदम लो टाइड। इसको नीप टाइड नहीं कहेंगे, लो टाइड यहाँ पे आ जाएगा, एक्स्ट्रा लो टाइड, ठीक है। चलो, अब स्प्रिंग टाइड हो गया। अब नीप टाइड क्या होता है? ये अर्थ है हमारा, ये मून है हमारा, और ये हमारा सन है, ठीक है। थोड़ा सा पास ही बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है। ये पहले याद होगा, अभी ये ऊपर वाला जो पिक्चर था मैंने इसी को बनाया था। ये जो ऊपर पिक्चर है, ये मैंने जो समझाया था, है ना, यही पिक्चर समझाया था मैंने। ये अर्थ, मून, सन, ठीक है। मून ने अपना ऐसा लगाया, ग्रेविटेशन पुल इसके ऊपर लगाया, ठीक है, पुल लगाया, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे भी पानी उठेगा, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ पे मून लगा रहा है, यहाँ पे सन लगा रहा है, तो दोनों तो लगा ही रहे ना, दोनों तो बैलेंस हो जाएगा ना। ये बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मून अर्थ के बहुत पास है, इसलिए मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा वो प्रभाव करता है अर्थ के ऊपर।
ठीक है। ये इक्वल बैलेंस नहीं हो जाएगा कि मून यहाँ पे है सन यहाँ पे है तो दोनों एक दूसरे को ऊपर लगा रहे हैं तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, मून यहाँ पे अपना लगा, यहाँ पे लगा, अब सन यहाँ पे है तो सन भी अपना थोड़ा सा लगाएगा। ये वाला जो वाटर उठा ये तो ग्रेविटेशन पुल की वजह से, ग्रेविटेशन पुल की वजह से हुआ। किसका ग्रेविटेशन पुल? मून का ग्रेविटेशन पुल। ये वाला जो पानी उठा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उठा। अभी जो बताया था सेंट्रीफ्यूगल, कुछ परसेंट तो अर्थ भी काम करेगी, मतलब सॉरी सन भी काम करेगी। यहाँ पे है तो ये भी तो कहेगा कि थोड़ा सा हम भी लगा देते हैं, ये यहाँ पे है तो थोड़ा सा ये भी तो लगाएगा अपना पुल। दूर है थोड़ा सा लगाएगा, लेकिन लगाएगा तो सही। मून का आधिया लगाता है, आधा लगाता है ये। ठीक है, ये भी थोड़ा सा और लगा देगा ये, क्योंकि मून का आधा ही लगाएगा, लेकिन लगाएगा तो सही। अब ये इधर लगाएगा, सन का ग्रेविटेशन पुल यहाँ पे लगेगा तो जितना इधर लगाएगा उतना ही इधर उठ जाएगा, और सन का ग्रेविटेशन पुल लगेगा तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सन के ग्रेविटेशन पुल की वजह से। ठीक है, इसको भी कहते हैं स्प्रिंग टाइड। इसको नीप टाइड इसको भी नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ बताया मैंने। ओके, इसको भी स्प्रिंग टाइड ही कहेंगे। नीप टाइड किसको कहते हैं? नीप टाइड इसको कहते हैं। ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला रिलेशन जब आ जाएगा तो ये होता है नीप टाइड, क्योंकि यहाँ पे सन ने अपना ऐसे लगाया अपना पुल। ठीक है, इधर वाला अपने आप मान लो कि इधर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, सन ने अपना इधर लगाया अपना पुल। मून ऊपर है तो मून भी अपना लगाएगा इधर पुल। मून ज़्यादा लगाएगा, सन मून का कम लगाता है सन, क्योंकि सन बहुत दूर है अर्थ से। ये भी लगाएगा इधर से, ये भी लगाएगा, ये ऊपर लगाएगा, तो कितना भी लगा लेगा ये, कितना भी ये पास, ठीक है, कितना भी ये पास में है मून, ठीक है मानते हैं कितना भी पास में मून है, तो ये इधर खींच रहा है, सॉरी इधर नहीं, इधर ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो उतना तो नहीं उठेगा। इसके पहले हमने एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा उठा रहा था, एक्स्ट्रा तो उठ ही रहा था, एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा हाई का हाई टाइड आ रहा था। यहाँ पे हाई का हाई टाइड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये खींच रहा है, यहाँ पे भी ये खींच रहा है, तो ज़्यादा नहीं खींच पाता है दूसरे को। ठीक है, इतना ही उठता है, ज़्यादा हाई का हाई टाइड नहीं आ पाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसी की वजह से ये ज़्यादा हाई टाइड नहीं होता है, नॉर्मल ये टाइड बनती है। इसी को बोलते हैं नीप टाइड, इसी को बोलते हैं नीप टाइड। ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री वाला जब ऐसा सिचुएशन बन जाए, अर्थ और मून से 90 डिग्री, फिर ऐसा 90 डिग्री वाला सिचुएशन बन जाए तो इसको बोलते हैं नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या हो रहा था कि जो टाइड्स थी वो हाई का हाई बन रही थी एकदम, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मून या तो बीच में आ जाए या फिर इधर चला जाए तो ये स्प्रिंग टाइड बनेगी, और ऊपर या फिर नीचे आ जाएगी मून, 90 डिग्री वाला एंगल बन जाएगी तो ये नीप टाइड बनेगी। ओके, और ये कौन से टाइम पे बनेगी अभी बताओ? सिजगी वाले टाइम पे बनेगी, क्योंकि सिजगी में ही तीनों जो होते हैं एक जैसा एक लाइन में दिखाई पड़ते हैं। होते नहीं है, मानते हो होते नहीं है, एक कुछ उठा नीचा होता है 5 डिग्री का। ठीक है, लेकिन उससे रोशनी जो है, रोशनी ना पास हो जाएगी, फोर्स तो लगेगा। ठीक, तो ये सिजगी के टाइम पे होता है और ये तो 90 डिग्री वाले टाइम पे होता है। और इसी की वजह से ये करंट आया, अभी बताया, फ्लड हाई टाइड हो जाएगा तो ये पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा तो फ्लड करंट, इससे पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा तो फ्लड बाहर आ जाएगा, फ्लड करंट हो जाएगा। जब लो टाइड आएगा, लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड दोनों एक ही टाइम पे आ रहे हैं। इतना देर में तो समझ में आ गया कि दोनों एक, ये नहीं है कि हाई टाइड एक दिन आ रहा है दूसरा दिन लो टाइड आने वाला है। हाई टाइड आएगा तो अचानक से यहाँ वाला एरिया पे लो टाइड हो जाएगा, हाई टाइड आएगा, हाई टाइड यहाँ पे आएगा तो अचानक से इस वाले एरिया में लो टाइड हो जाएगा। दोनों एक ही टाइम पे ही आ रहे हैं। तो हाई टाइड जहाँ पे आएगा वहाँ पे फ्लड आ जाएगा, और जहाँ पे पानी का लेवल गिर जाएगा वहाँ पे हो जाएगा लो टाइड, और इसी को बोलते हैं एब करंट। एब का मतलब होता है घटना, तो पानी का करंट जो है वो, पानी का जो लेवल है वो घट जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे लो टाइड। ये समझ में आ गया? हाई टाइड की वजह से फ्लड आ जाएगा, इसलिए इसको फ्लड करंट बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो, आ ही जाना चाहिए। आज मैं ये नहीं बोलूँगा आई होप, चलो ठीक है बोल ही देती हूँ।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। लेकिन मुझे पता है मैंने अपना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे बच्चे की तरह एकदम मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मैं भी कभी कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, ऐसा लाइक करना कुछ भी करना ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन अपने मन से कर दिया करो यार। एक मोटिवेशन मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ मोटिवेशन। ठीक, चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।